Hello everyone, this is Deepa. Students, today we are going to start our new chapter of history, chapter number 3, Ruling the Countryside. Students, here countryside refers to rural areas, not a side of a country. It means to rule over rural areas, means ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना. So here we can see a image in which Robert Clive accepting Diwani of Bengal, Bihar and Odisha. This is the image which is painted by somebody who has commissioned by Robert Clive, and for making it memorable. So now move towards the chapter. The company becomes the Diwan on 12 August 1765. The Mughal emperor appointed the East India Company as Diwan of Bengal. Actual event took place in Clive's tent with a few Englishmen and Indians as witnesses. The painter was commissioned by Clive to record the memorable events in Clive's life. As Diwan, the company became the chief financial administrator of territory under its control. Now the company began to use the vast revenue of resources of Bengal. 12 अगस्त 1765 में मुगल एम्परर जो है उसने ईस्ट इंडिया को एज अ दीवान ऑफ बंगाल अपॉइंट कर दिया. अब जो ये एक्चुअल इवेंट था स्टूडेंट्स, जिसकी आपने इमेज देखी, ये कुछ इंग्लिशमैन और कुछ इंडियंस के सामने क्लाइव के टेंट में हुआ था. बट एक पेंटर को जिसको क्लाइव ने कमीशन किया हुआ था उसको अपने मेमोरेबल इवेंट को, अपनी लाइफ के मेमोरेबल इवेंट को पेंट करने का ऑर्डर दिया, जो कि थोड़ा सा समारोह टाइप का लग रहा है. ये बहुत भव्य समारोह लग रहा है. एज दीवान द कंपनी बिकम द चीफ फाइनेंशियल. जैसे ही दीवान के तौर पर कंपनी आई तो उसके पास बहुत सारे टेरिटरी का, बहुत सारे क्षेत्र का कंट्रोल हो गया, जिसमें आर्थिक मामलों की जिम्मेदारी किसकी हो गई? कंपनी की हो गई. नाउ द कंपनी बिगिन टू यूज़ द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल. अब कंपनी ने शुरुआत कर दी बंगाल के रिसोर्सेज को, वहाँ के राजस्व को इस्तेमाल करने की. नाउ मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड. This caused a huge loss of revenue for Bengal, and economy of Bengal fell into deep crisis. A trading company had also to ensure that it could buy the products it needed and sell what it wanted. Over the years, company also learned that it had to move attentively because they are outsiders. They have to control who in the past had ruled the countryside, but they couldn't be entirely eliminate. इसकी वजह से क्या होने लगा कि कंपनी के जो खर्चे थे वो बहुत बढ़ रहे थे. वो सारा खर्चा किससे पूरा कराना चाहते थे? जो बंगाल से राजस्व इकट्ठा किया जा रहा था. और कंपनी इस बात का भी ख्याल रखती थी कि जो उनकी ज़रूरतें हैं वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदती और बेचती रहे, क्योंकि भाई वो एक तरीके की व्यापारिक कंपनी थी. धीरे धीरे समय के साथ कंपनी को ये समझ में आने लगा कि उसे बहुत सावधानी से आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग क्या हैं? आउटसाइडर हैं. और बहुत लंबे समय से जो ये क्षेत्र है उस पर किसका कंट्रोल रहा है? इंडिया के लोगों का कंट्रोल रहा है. ग्रामीण क्षेत्रों पे वो उनके राजाओं का कंट्रोल रहा है. तो वो उनको इतनी आसानी से हटा नहीं सकते थे जो कि पहले शासन चला रहे थे गांवों में, क्योंकि उनके पास काफ़ी ताकत और सम्मान था. Now move towards next slide. In this chapter we will see how the company converted India into its colony and organized revenue resources, redefined rights of the people, produced crop it wanted. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे भारत को अपनी एक कॉलोनी बना लिया. हियर कॉलोनी मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स?
जो भी कंट्रीज़ कभी ब्रिटिश शासन के अधीन रही हैं, ब्रिटिश के अंडर कंट्रोल में रही हैं, वो सारी क्या है, वो कॉलोनी है उनकी। उन्होंने उस एरिया को अपना एक कॉलोनी माना। तो इंडिया भी हमारी ब्रिटिश के अंडर में रही है, तो हम इंडियंस भी, इंडिया भी उनकी एक कॉलोनी थी ना। ऑर्गेनाइज रेवेन्यू रिसोर्सेज, किस तरीके से राजस्व के जो साधन हैं उनको ऑर्गेनाइज किया जाए, और जो पीपल्स के राइट्स हैं उनको फिर से डिसाइड किया जाए कि लोगों के अधिकार किस तरह से तय किए जाएंगे, और जो आय के संसाधन हैं वो कैसे फिर से बनाए जाएं, और कैसे ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग जो है जो यहाँ पर जो क्रॉप है वो प्रोड्यूस की जाए, फसलों की खेती की जाए। द नेक्स्ट स्लाइड विल सी रेवेन्यू फॉर द कंपनी, मीन्स कि कंपनी की आमदनी कैसे आई। द कंपनी हैड बिकम द दीवान बट इट स्टिल सॉ itself as a trader. Company wanted a large revenue income but was unwilling to set up any regular system. Company always tried to take revenue from more and more but find cotton and silk as cheaply as possible. Company had purchased goods in India by importing gold and silver from Britain. अब कंपनी ने अपना आमदनी कैसे की? कंपनी दीवान बन चुकी थी और फिर भी वो अपने आप को कैसा देखती थी, एक व्यापारी के रूप में ही देखती थी, खुद को एक व्यापारी ही मानती थी दीवान बनने के बाद भी, और काफ़ी सारी भारी भरकम लागत लेना चाहती थी, है ना। हमेशा चाहती थी कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, रेवेन्यू मिले, टैक्स मिले, बट वो जो हमारे जो कॉटन और सिल्क को बहुत सस्ते दामों में ख़रीदना चाहती थी, जितना सस्ते से सस्ता हो सके उतना ख़रीदना चाहती थी। कंपनी रेवेन्यू तो बहुत लेना चाहती थी मगर उसने कोई एक रेगुलर सिस्टम नहीं बना रखा था, और वो एक रेगुलर सिस्टम बनाने से थोड़ा हिचकिचाती भी थी। कंपनी हैड परचेज्ड गुड्स इन इंडिया बाय इम्पोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन। 1865 के से पहले जो कंपनी है ब्रिटेन से सोना और चांदी का इंपोर्ट करती थी और फिर इन चीज़ों के बदले ही सामान खरीदती थी। इसकी वजह से क्या हुआ कि बंगाल में जो राजस्व इकट्ठा हुआ, जो पैसे इकट्ठे हुए, उसी से ही कंपनी अपना एक्सपोर्ट भी कर लेती थी और बाहर से अपनी चीज़ें खरीद लेती थी। इसकी वजह से क्या हुआ, as a result, what happened? Soon it was clear that the Bengal economy was facing a deep crisis. Artisans began to desert villages because they were being forced to sell their goods to the company at low prices. Agriculture cultivation showed sign of collapse. Peasant was unable to pay revenues. Then 1770, a terrible famine killed 10 million people in Bengal. We can say about 1/3 population was wiped out. कंपनी ने जिस तरीके से राजस्व का इस्तेमाल किया, धीरे धीरे क्या होने लगा कि ये पता चलने लगा कि जो बंगाल की इकॉनमी है ये बहुत ज़्यादा गहरे संकट में फंसती चली जा रही है। यहाँ जो कारीगर लोग थे वो लोग अपने गांव छोड़ छोड़ के भागने लगे थे, क्योंकि उनकी जो चीज़ें थी वो बहुत कम कीमत पर ख़रीदी जा रही थी और ज़बरदस्ती उन्हें हर चीज़ कम कीमत पर ख़रीदनी पड़ती थी। दे वर फोर्स्ड टू सेल देयर गुड्स टू द कंपनी एट लो प्राइजेस। उसके बाद एग्रीकल्चर कल्टीवेशन ने भी साइन ऑफ कोलैप्स दिखा दिया कि उत्पादन बहुत गिरने लगा और खेती जो है चौपट होने की दिशा में चली गई। अब जब खेती चौपट हो गई तो पीजेंट्स के पास रेवेन्यू देने के लिए नहीं बचा, दे वर अनेबल टू पे रेवेन्यू। देन 1770 अ टेरेबल फेमाइन किल 10 मिलियन पीपल इन बंगाल। अचानक क्या हुआ, 1770 के पर एक बहुत भयानक सूखा पड़ गया, फेमाइन आ गया, जिसमें कि 10 मिलियन पीपल जो थे बंगाल के वो उनकी डेथ हो गई। और ये अकाल की वजह से ऐसा कहा जाता है कि लगभग 1/3 जो आबादी थी हमारी, जो पॉपुलेशन थी वो क्या हो गई, समाप्त हो गई।
1/3 बेटे स्टूडेंट्स, अगर समझिए कि अगर 100 पीपल्स थे तो 33, अराउंड 33 पीपल्स की डेथ हो गई, और अगर 1000 थे तो अराउंड 333 के आसपास, यानी कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो थी इससे ख़त्म हो गई थी. नाउ मूव टूवर्ड्स अ न्यू स्लाइड. द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर. अब क्या लगने लगा कि खेती में सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि भाई जो एग्रीकल्चर की कंडीशंस थी वो बहुत ख़राब हो चुकी थी. द कंपनी फेल्ट द नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. How was this to be done? Discuss at least 2 decades. Finally, the company introduced permanent settlement in 1793. The Rajas and Talukdar were asked to collect rent from peasants and pay revenue to the company. कंपनी को ये महसूस हुआ कि अब क्या है, खेती में अगर हम इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो हमारी जो एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो हमें क्या करने पड़ेगा, खेती में सुधार करने की ज़रूरत है, यानी कि ज़मीन में निवेश करने की ज़रूरत है ताकि उसमें सुधार हो सके. जो वहाँ की कंपनी के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने भी ये एडवाइस दी कि हमें अब लैंड पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. लेकिन ये काम कैसे किया जाए, हाउ वॉज दिस टू बी डन, ये लगभग 2 डिकेड्स तक डिस्कस किया गया. डिस्कशन का ये एक पॉइंट रहा. 2 डिकेड्स मीन्स द टाइम पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, बिकॉज 1 डिकेड इक्वल्स टू 10 ईयर्स. फाइनली कंपनी ने न्यू एक सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया, दैट इज़ परमानेंट सेटलमेंट इन 1793. इसको हम लोग स्थाई बंदोबस्त के नाम से जानते हैं. इसमें क्या हुआ, द राजाज एंड तालुकदार वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट. राजा और तालुकदार्स को कहा गया कि आपको राजस्व इकट्ठा करना है किसानों से, और वो राजस्व, वो टैक्स किसको पे करना है, कंपनी को पे करना है. यानी कि जो राजा और तालुकदार थे उनको अब एक न्यू नेम से जाना जाने लगा, ज़मींदार के नाम से. नाउ मूव टूवर्ड्स न्यू स्लाइड. As a result, what happens? Soon it was clear that after that the amount to be paid was fixed permanently and it was not to be increased over in the future. इस permanent settlement में 1703 में जब इन्होंने permanent settlement बनाया, उसके बाद इन्होंने ये कहा कि हम लोग क्या नहीं करेंगे, फ्यूचर में कभी भी जो रेवेन्यू है उसको इंक्रीज़ नहीं करेंगे. इट वॉज फेल्ट दैट दिस वुड एंश्योर अ रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू इन टू द कंपनीज ट्रेजरी एट द सेम टाइम encourage द जमींदार्स टू इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड. अब ये जो इन्होंने ज़मींदार, इन्होंने जो सोचा था कि हम क्या करेंगे, आगे भविष्य में कभी भी रेवेन्यू को बढ़ावा नहीं देंगे, तो अंग्रेज़ों को लगने लगा कि इससे क्या होगा, उनको रेगुलर टैक्स मिलता रहेगा और जो ज़मींदार हैं उनकी ज़मीन में भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, और लोगों को जो लैंड पर खर्च करना है उसके लिए भी लोग मोटिवेट हो जाएंगे. और उनको ये भी लगता था कि राज्य की ओर से जो रेवेन्यू की जो डिमांड है वो अब तो बढ़ेगी नहीं, इसलिए जो ज़मींदार हैं वो क्या करेंगे, प्रोडक्शन में डेवलपमेंट करेंगे, प्रोडक्शन में बेनिफिट कराएंगे. बट ऐसा नहीं हुआ. Now move towards a new slide. What the problems they have faced? What problems they have seen which is created by the permanent settlement? Permanent settlement created lots of problems. It was oppressive for the cultivators. The revenue that had been fixed was so high that the zamindar found it difficult to pay. Anyone who failed to pay the revenue lost his jamidari. Jamidar's right on the land was insecure. By the first decade of 19th century, the prices in the market rose and cultivation slowly expanded. बहुत सारी प्रॉब्लम स्थायी बंदोबस्त ने समस्याएं पैदा की. कंपनी के अफसरों ने को ये भी लगने लगा कि जो ज़मींदार लोग हैं वो लोग क्या नहीं कर रहे हैं, ज़मीन के सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे हैं. एंड ये जो परमानेंट सेटलमेंट था ये बहुत ही ज़्यादा कैसा था, ऑपरेसिव था फॉर द कल्टिवेटर्स, यानी किसानों के लिए बहुत ज़्यादा उनको दबाने वाला था, उनको बहुत परेशान करने वाला था. द रेवेन्यू दैट हैज़ फिक्स्ड सो हाई, और जो राजस्व जो एक
जो फिक्स किया गया था वो इतना ज़्यादा था कि ज़मींदार उसको पे भी नहीं कर पाते थे। इतनी जमींदार जो ये इतना किसानों के लिए इतना दमनकारी था कि एनीवन हु फेल टू पे द रेवेन्यू लॉस्ट इज जमींदारी। अगर कोई इसको राजस्व को नहीं दे पाता था तो उसको अपनी ज़मींदारी क्या करनी पड़ती थी, छोड़नी पड़ती थी। जो भी राजा कलेक्ट नहीं कर पाता था किसानों से टैक्स, उसको अपनी ज़मींदारी छोड़नी पड़ जाती थी। और ज़मींदार के जो राइट थे वो भी कैसे थे, बहुत लिमिटेड होते जा रहे थे। और जो लैंड थी वो भी बहुत इनसिक्योर होती जा रही थी। लोगों को अपनी ज़मीनें तक छोड़नी पड़ती थी। कई बार लोग जो महाजन लोग होते थे उनसे क्या करते थे, रेवेन्यू चुकाने के लिए लोन ले लेते थे, रेंट पे पैसा ले लेते थे, मगर फिर भी उनको क्या करना पड़ता था, अपनी जो एंसेस्टर्स की ज़मीन है उसको छोड़ना पड़ जाता था। बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ 19th century द प्राइसेस इन द मार्केट रोज एंड कल्टीवेशन स्लोली एक्सपेंडेड। फर्स्ट डिकेड यानी 19th सेंचुरी की फर्स्ट डिकेड के आसपास क्या हुआ कि धीरे धीरे कीमतें क्या हैं जो बाज़ार में बढ़ने लगी, और उपज, खेती की उपज जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। मगर इससे क्या हुआ, जो भी फ़ायदा हुआ वो कंपनी को नहीं हुआ। दिस मीन एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द जमींदार्स बट नो गेन फॉर द कंपनी बिकॉज दे फिक्स्ड रेवेन्यू परमानेंटली। Zamindar did not have any interest in improving the land. On the other hand, cultivators found system extremely oppressive. Peasants lost land of ancestors. कंपनी को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, और ये थोड़ा बहुत जो फ़ायदा हुआ वो किसे होने लगा, ज़मींदार को हुआ। इसलिए क्योंकि कंपनी ने अपनी जो रेवेन्यू थी, राजस्व था, उसे फिक्स कर दिया था, मगर वो फिर इस चीज़ पर स्टेबल नहीं रहे। और ज़मींदार लोगों भी इतने परेशान हो चुके थे कि उनका लैंड को इम्प्रूव करने में कोई इंटरेस्ट नहीं बचा। और धीरे धीरे क्या होने लगा, बहुत हद से ज़्यादा दमन किसानों के ऊपर होने लगा, और उनको ये जो परमानेंट सेटलमेंट था, स्थायी बंदोबस्त था, ये बहुत गलत लगने लगा। इसकी वजह से कई बार किसानों ने अपनी ज़मीनें भी अपनी छोड़नी पड़ी उनको, और अपनी ज़मीनों से बेदखल होना पड़ा। So this is all about the chapter which we have discussed. Tomorrow we will again come with new topic, a new system, and we will discuss it in a elaborated manner. Thank you so much for listening. Thank you very much.